बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार हारून रशीद साहब, जिनको आप सब लोग यकीनन बहुत शौक से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और उनकी कही हुई बातें जो हैं वो बड़ा मतलब रखती हैं, मानी रखती हैं, और पाकिस्तान की सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। उनसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और जिसमें उनसे बहुत ही डिटेल में कुछ डिस्कशन हुई, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो बड़े ही मैं कहूँगी खौफनाक इंकशाफात किए, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो इस वक्त किसी नामालूम मुकाम पर है। उनके वालिदैन जो है एक जगह से दूसरी जगह जूतियां चटखाते फिर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या बताया, और वो लोग जो इमरान खान का एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ ऐसे हकाइक जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। और खास तौर पे जिस तरह मुख्तलिफ हमारे इस वक्त बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जिन खवातीन को उठाकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नाकाबिले यकीन है। और शीरी मजारी जो है, जब उनसे पूछा गया उनके साथ क्या हुआ, तो ज़ारो कतार रो पड़ी। और उनके बारे में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उनके नंगे पाँव और जिस तरह से जिस हालात में रखा गया। मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करती, बल्कि आप भी हारून रशीद साहब को सुनेंगे तो आपको जो हकाइक बताएंगे आप परेशान हो जाएंगे। मैं दो बच्चियों के बारे में, दो लड़कियों के बारे में खासतौर पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मैं बात करना चाहती थी लेकिन फिर रह जाता था। तैयबा और सनम, जो कि वर्कर्स हैं पीटीआई की, और उनको जिस तरह से नामालूम मुकाम पे रखा गया है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, वालिदैन जाते हैं मिल नहीं पाते हैं, अदालत जाते हैं वहाँ पे उनको पेश नहीं किया जाता। उनकी छोटी सी बच्ची को लेकर उसकी नानी जो है वो अदालतों के बाहर चक्कर लगाते हैं, और बच्ची जो है 15 दिन से अपनी माँ से नहीं मिली। ये है वो तमाम तर हालात। वो मोर उठाने वाले के साथ क्या कुछ हुआ, वो खौफनाक हकायक, वो भी आपको हारून रशीद साहब आज इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद शहरियार आफरीदी जो है, उनके वकील ने बड़े खौफनाक इंकशाफ किए हैं, और उन्होंने बताया है कि किस तरह की उनको धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई को उठा लिया जाएगा। और उनकी बीवी को तो पहले उठाया भी गया था, उसके बाद अदालत के कहने पर उनको रिहा किया गया। उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। ये तमाम सवालात जो है मैंने रखे सामने, और मैंने जानना चाहा कि बेसिकली इन सब मामलात के पीछे क्या वजह है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। हारून रशीद साहब ने और भी हकाइक वो मुझे बताया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सब हकाइक क्या हैं, ज़रा आप ये गुफ्तगू सुनिए तो आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। इंटरव्यू को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर तक बहुत ही मैं कहूँगी कि ऐसी बातें भी हैं कि आपके सीखने के लिए भी है बहुत कुछ। और जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं हारून रशीद साहब, तो मेरे ख्याल से उनकी गुफ्तगू को बीच में छोड़ने का दिल भी नहीं करता। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर ये बताएँ सबसे पहले, इस वक़्त इमरान खान की पार्टी कहाँ खड़ी है? सब एक-एक करके छोड़े हैं। इमरान खान कहते हैं मैं जिसको टिकट दूँगा वो जीतेगा मेरे टिकट पर, और वो लोग जो है वो उस वक़्त छोड़ देते हैं जब 9 मई का वाक़या हुआ था। तो अब ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं लोगों के बच्चों को और बीवियों को, और इस हवाले से खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है उन्हें डराया जा रहा है। ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? हाउ डू यू सी इट? ये इक़्तिदार की वहशियाना जंग है। इसके बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये इसका अंजाम क्या होगा। जी। ना वो अपना कोई रत्ती बराबर ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही थी उस पे अमल हो रहा है कि जिसके मानी ये थे, अल्फाज तो ये नहीं थी, मानी ये थे, किसी अखलाकी उसूल की परवाह नहीं की जाएगी। अब तो आइन की परवाह भी नहीं है, अदालतों की भी नहीं है। तो जो अगर उनका बस चला तो वो इमरान खान को मिलियमेट कर देंगे, इमरान खान का बस चलेगा तो उनको मिलियमेट कर देगा। हालांकि इसमें नुकसान एक तो मुल्क का है, दूसरा ये इस तरह की जंग में कोई भी नहीं जीतता। पार्टियों पर पाबंदियां लगा के या जबरन लोगों को उससे निकाल के वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। इमरान खान के वोटों में कमी नहीं आई, वो दबाव में आ गया है, और मीडिया जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लोग तो मीडिया नहीं देख रहे। गैलप के मुताबिक 57% लोग देखते ही नहीं है। बाज़ जगहों पे जो तालीम याफ्ता तबकात है उसमें इससे भी तादाद कम हो गई थी। टॉक शो तो बिल्कुल लोगों ने देखने छोड़ दिए हैं, बराए नाम बहुत तादाद कम हो गई है। अखबारात लोग कम पढ़ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे चले गए हैं, अपनी पसंद की चीजें देखते हैं, जिसको जो पसंद है वो देखता है। तो ये इसका अंजाम तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वोटर बहरहाल नहीं उसे छोड़ रहे। और ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। अभी हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि वो जिन लोगों को टिकट देगा वो अपने जीत जाएंगे, और लोगों को यानी खौफजदा करके या तरगीब दे के हटाया जा रहा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि लोग नवाज शरीफ को, अगर ये 70% वाली पार्टी को आप दबा लेंगे जैसे शेख मुजीबुर रहमान का था, हुँ। तो हालांकि उसमें तो खैर इल्जामात है इमरान खान पे, उस तरह के इल्जामात तो नहीं, वो तो जेल में था जब ये वाक़या हुआ। हुँ। वो तो जिम्मेदार नहीं है इसका बराह रास्त। यानी इस हद तक जिम्मेदार है कि भाई लोगों को जज्बाती किए रखा, जज्बाती नहीं करना चाहिए था।
تو یہ مولانا فضل الرحمان کو اور زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو لوگ کیسے گوارا کریں گے؟ وہ اقلیتی حکومت ہوگی تو معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام آئے گا نہیں، تو معیشت کہاں سے کیسے ترقی کرے گی؟ تو یہ ایک جب یہ اقتدار کی جنگ میں ایسا ہی وحشیانہ پن ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. الیکشن اگر اکتوبر میں ہو جاتے تو کیا تھا، اور اسمبلیاں انہوں نے خوش فہمی میں توڑ دیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. آئین کی کوئی پرواہ کرتا ہو تو ہو جائیں گے نا، تو چیف جسٹس پہ ہی چڑھ دوڑے، اور چیف جسٹس کے خلاف جو نعرے لگے وہ یعنی دہرائے نہیں جا سکتے. صحیح. عمران خان صاحب کی حکمت عملی میں بھی خامیاں ہیں، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جبر پہ تلی ہوئی ہے. تو لیکن یہ سب تھک ہار جائیں گے، آخر میں نے ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی، اسی سے راستہ نکلے گا. اس کے بغیر چارہ نہیں. اچھا، یہ جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ نئی فلم پرانا اسکرپٹ، تو پرانے ریزلٹس بھی ہوں گے پھر؟ پرانے کیا؟ انہوں نے کہا نا کہ یہ نئی فلم ہے، پرانا اسکرپٹ ہے. ہدایت کار، ہاں. سکرپٹ کسی ایک حد تک ٹھیک ہے ان کی بات، لیکن یہ اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ بچوں اور عورتوں کو اٹھایا جائے اور وہ اس پہ پولیس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو لوگ اس علاقے میں موجود ہیں جن کا کوئی تعلق نہ ہو ان کو بھی اٹھا لیا جائے. جس آدمی نے مور چوری کیا تھا اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی ہے. چوری تو اس نے کی، چوری کی اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ڈیتھ تو نہیں. اگر ایسا ہوا ہے، اگر تو وہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے مارا گیا، اصل میں کسی چیز کی تحقیقات برابر ہو نہیں رہی ہے. اسی طرح جو لوگ وہاں ذمہ دار ہیں آتش زنی کے جہاں کہیں بھی، اور توہین کے جو شہداء کی تصویریں تھیں ان پہ تو کاروائی ہونی چاہیے، پر پارٹی پہ پابندی کا کیا مطلب ہے؟ پارٹی کی پوری ملوث تھی. عمران خان ملوث تھا، عمران خان تو تھا ہی نہیں وہاں، موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. یہ تو ہادی صاحب، آپ سمجھتے ہیں سکرپٹ کہ یہ نیا نہیں تاریخ؟ ہے، سکرپٹ پوری طرح نیا نہیں ہے. یہ یوب خان نے کیا تھا، یہ بھٹو نے کیا تھا. 329 آدمی قتل ہوئے تھے بھٹو کے خلاف تحریک میں، جو جین اور عوامی تحریک تھی. مطلب وہ اکثریت کی تھی یا نہیں تھی، عوامی تحریک تھی. امریکہ تحریک تو نہیں چلا سکتا. تو بہرحال یہ جرنلزم پہ تو بڑا برا وقت ہے. سب برا وقت کبھی نہیں آیا. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ آزادی بھی ایک فوجی نے دی، جنرل نے دی. جنرل مشرف نے چینل بنائے، نواز شریف یا بھٹو یا بے نظیر یا زرداری تو نہیں بنا سکتے تھے. ظاہر ہے بڑا برا وقت ہے، اور احتیاط کرنی چاہیے. بات تو کسی نہ کسی طرح کرنی چاہیے. قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو فوج اور حکومت پہ نکتہ چینی کرتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ہیں ذمہ دار جو گالی بکتے ہیں، بالکل. اوورسیز پاکستانی، اچھا نام رکھتے ہیں، تانا دیتے ہیں، الزام دہراتے، جعلی فلمیں بناتے ہیں، اور وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کوئی شریف آدمی تنہائی میں بھی اپنا ادا نہ کرے. اس حد تک تو وہ بھی قصوروار ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ حکومت چڑھ دوڑے اور ہر شخص کو پکڑ لے. تو کتنے لوگوں کو پکڑ لیں گے؟ 70% لوگوں سے ملک کو خارج تو نہیں کرا سکتا. بالکل صحیح. اچھا، یہ جیسا ہے نا پرویز بٹ، یہ لوگ سارے کہہ رہے جتنی تیزی سے عمران خان کو لوگ چھوڑے اتنا تو کبھی کسی نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو کیا آپ نے جس طرح کہا کہ یہ یہ تو تاریخ کا بڑی بدترین بچگانہ بات تشدد ہے. ہے، کون چھوڑ رہا ہے؟ جتنے بھی بڑے جس بڑے اغوا، آدمی کو اسد عمر خوف ہو گئے زدہ آپ کے، کیا جا رہا ہے، وہی نا. یعنی لیکن چھوڑ تو یہ رہے ہوں کہ لوگ خود چھوڑ رہے ہیں، لوگ کو خود چھوڑ رہے ہیں. نہیں، آپ سمجھے نا، بدترین تشدد ہے. کچھ اس طرح کے حالات ہیں تو بدترین قسم خوف کے. زدہ ہیں، لوگوں کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہ ترغیب ہوتی ہے. اب اپنا فیاض السلم چوہان تو کہہ رہا تھا عمر بھر میں ساتھ دوں گا، اور مجھ پہ تشدد کیا گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ تو ہمیں تشدد پہ اکساتا تھا. اب یہ تو دو الگ باتیں ہیں. شیری مزاری جو ہیں وہ اب ان کی 72 سال عمر ہے، بیمار ہے. خاندان کا بھی دباؤ ہوگا کہ کس مصیبت میں آپ پڑ گئی ہیں. اور ان کے سب بارے میں لوگوں تو کو سنا ننگے پاؤں کو وہاں پہ کھڑے رکھا، ٹوٹی ہوئی کرسی دی بیٹھنے کے لیے، زمین پہ سلایا گیا. ان کے مطلب اس طرح کے سبھی معاملات کے تھے. ساتھ یہی ہو رہا ہے، اکثر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یعنی جو کچھ سننے میں آ رہا ہے. اب عمران ریاض کہاں ہے؟ نو بڈی نوز. ایک اندازہ ہے، اور چھوڑ تو اس کو دیں گے، اندازہ ہے اپنا. اور یہ مقبول جان کہاں ہے؟ اس کو بھی امید ہے چھوڑ دیں گے. بلکہ وہ عمران خان نے کہا انٹرویو میں کہ اپنی فوج سے کون جنگ کر سکتا ہے، اس میں جو جیتے گا وہ بھی اصل میں ہارے گا. اچھا، آخری وہ سوال. یہ بڑا اہم ہاں نقطہ ہے. دیکھیے، لیٹ می جی. ایلیبوریٹ. انہوں نے یہ کہا ہر ملک کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان کو خاص طور پہ ضرورت ہے. پاکستان میں بیرون ملک سے سازشیں بھی ہیں،
5th जनरेशन बार भी है, इंडिया की तरफ से भी थ्रेट है, सी पैक की वजह से अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर रहे। इंडिया बलूचिस्तान में से 75 कालबन नहीं सॉरी 140 अरब रुपए सालाना खर्च करता है, और कबायली पट्टी में इसके अलावा खर्च करता है। एजेंट उसके आजकल तो दबके हुए हैं, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फौज की जरूरत है, अच्छा फौज की जरूरत है भाई, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत है, सियासी जमातों की भी जरूरत है, अच्छी सिविल सर्विस भी चाहिए, अच्छी पुलिस भी चाहिए। फौज की तो शदीद जरूरत है, लेकिन सिविल अदारे के बल पे मुल्क तरक्की करते हैं तमाम दुनिया में। ये मैक्सिको है, उसका एक शहर आधा अमेरिका में एक मैक्सिको में है। अमेरिका में माशी हालात क्यों बेहतर है? सिविल अदारे बेहतर हैं। ये कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और शमाली कोरिया में फीकस आमदन का बहुत फर्क है। एक में जनूबी कोरिया में अपना सिविल अदारे हैं, पुलिस, टैक्स कलेक्टर्स, सिविल सर्विस बेहतर है, वहां नहीं है। तो सिविल अदारे भी तो मजबूत होने चाहिए, फौज को भी मजबूत होने चाहिए। हर असल में बात यह है, फिक में एक इस्तिलाह है, फिका जिसे हम कहते हैं, फिक है असल तलफ़ुज़, उसमें एक इस्तिलाह है जुल्म। वो जुल्म के मानी है कि कोई चीज अपनी जगह पर न रहे, एक चीज को जहां वो होनी चाहिए उसकी बजाय दूसरी जगह रख दिया जाए। बेशक ठीक है। तो ये जुल्म है भाई। अदलिया अपना काम करे, मुकन्ना अपना काम करे, इंतजामिया अपना काम करे, फौज अपना काम करे। ये अपना एक जंग है ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात हासिल करने की, मनमानी करने की। इसमें सब हारेंगे। इमरान खान ने तो अब आकर लचक दिखाई है जो उन्हें पहले ही दिखानी चाहिए थी। इमरान खान को ये कहना चाहिए था जो मैंने उनसे बार बार कहा, एक तो ताजील का जाती तौर पे भी कहा, अखबार नवीसों के सामने भी कहा, प्रोग्राम में भी कहा। एक तो ये कहा कि भाई इलेक्शन जरा ताखीर से हो जाए तो क्या है, आप सब्र करें, आप जीत रहे हैं। दूसरा, उन्हें अमेरिका को भी वर्किंग रिलेशनशिप खुले आम ऑफर करनी चाहिए थी, जो उन्होंने गेन करना था पॉलिटिकली कर चुके थे। माशी तौर पे आप ताकतवर होंगे तो आजादी एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें अपोजिशन से ये कहना चाहिए था कि हम ऐसे अदारे बनाएंगे जो एहतसाब करेंगे और पहले मेरी पार्टी का करेंगे, ठीक है, मैं दखल इसमें नहीं दूंगा। और फौज से भी वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी, और इसका एक जामे मुआहिदा होना चाहिए था कि माजी की वही नेल्सन मंडेला की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। लेकिन वो तो इस हिजान में नवाज शरीफ साहब वहां मजे ले रहे हैं बैठे हुए कि इमरान खान रुसवा हो रहा है और पार्टी टूट रही है, और इमरान उनके हिस्से में रुसवाई आती है तो ये खुश होते हैं। एक दूसरे को रुसवा करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, आखिर में तो सुलह ही करनी पड़ती है। कुरान मजीद कहता है कि भलाई तो सुलह में होती है। जो मुसलमानों के दो ग्रोहों में लड़ाई हो जाए तो उनकी सुलह करा दो, और फिर जो ज्यादती करो मिलकर उसके साथ लड़ो, उसके खिलाफ जंग करो। बेशक। अच्छा, आखिरी सवाल हरन साहब, क्योंकि आप खुद बहुत वोकल है, आप बहुत खुल के इजहार करते हैं, जो आप समझते हैं बेहतर है वो आप कहते हैं, चाहे जो भी उसके हो आगे रिजल्ट्स। आपको डर लगता है या मैं कहूँ कि आपको कोई खौफ है कि आपको भी पकड़ा जा सकता है? ख्याल तो आता है, मैं ये इंसान खौफ से मुकम्मल निजात तो नहीं पा सकता। मैं हत्तुल इम्कान इशू टू इशू राय देता हूँ, कोशिश करता हूँ सच भी बोलूं, मगर ये कि अदम तवाज़न का शिकार न हूं। बाकी अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, आजमाइश से दुआ करते रहते हैं। इसके बावजूद अगर आजमाइश आए तो उसको अपना वो करना चाहिए। मुझे वैसे, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, न दफ्तर वालों ने कभी कुछ कहा, न मुझे किसी ने धमकी दी आज तक, न फौज में से, न सिविल सर्विस में से, न हुकूमत में से, मुझे तो कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। और कोशिश भी करते हैं तवाज़न की। बहरहाल किसी वक्त महसूस होता है, लेकिन ज्यादा खौफ नहीं महसूस होता। आम तौर पे तो मैं स्टेबल ही रहता हूँ। इस वक्त ख्याल आता ही है, यानी आप बच्चे कहते हैं, दोस्त रिश्तेदार कहते हैं, बैरून मुल्क से लोग कहते हैं कि आप या खामोश हो जाएं या मुल्क छोड़ दें। मुल्क छोड़ने का तो खैर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल एहतियात से काम तो लेना ही चाहिए हर एक को। सही। चले हरन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सच भी बोलना चाहिए, एहतियात भी करनी चाहिए, सच भी बोलना चाहिए, मगर शाइस्तगी के साथ। शाइस्तगी इसके बावजूद अगर कोई आजमाइश है तो आजमाइश से बचा कौन है? एक रात, आधी रात, सख्त सर्दी, एक बड़े सफाक सर्दी और सन्नाटे में
जनरल कियानी ने अचानक मुझसे पूछा, मैं उनके पास बैठा हुआ था, मुझ पे इतनी तनकीद क्यों हो रही है? एक मुहिम उनके खिलाफ बर्पा हो गई। मैंने कहा तनकीद का ताल्लुक वेटेज से होता है, किरदार से नहीं होता। अगर किरदार से होता तो पैगंबरों और जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद का क्या जवाब था? ये हसद की पैदावार होता है या गलबे की जबिल्लत की पैदावार होता है? बस जो हालात होंगे देखेंगे, जो भी सूरत हाल हो, बहरहाल मुल्क का नुकसान हो रहा है हर एतबार से। जी नाज़रीन, आपने हारून रशीद साहब को सुना और एक उनकी गुफ्तगू बड़ी मानी रखती है, किस तरह के हालात हैं, किस रुख जा रहे हैं, हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ हमने नहीं खड़े होना, ये हमारे इदारे हैं, हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ सही होने की ज़रूरत है और इलेक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।